हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है चिंतामणि के ऑनलाइन ऐप में। आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान में पंचायती शासन। राजस्थान में पंचायत राज व्यवस्था। राजस्थान में पंचायत राज व्यवस्था को लेकर क्या कार्य किए गए और या पंचायत राज व्यवस्था के लिए क्या प्रावधान स्थापित किए गए हैं राजस्थान में, तो उसको आपको थोड़ा सा समझना है। लास्ट हमने यहीं पर छोड़ा था और आज यहीं से हम शुरुआत करने वाले हैं। तो आप इसे समझिए कि बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर सिफारिश पर 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान में पंचायत राज व्यवस्था लागू की गई। पंचायत राज व्यवस्था लागू की गई और राजस्थान देश का पहला राज्य था जहां पंचायत राज व्यवस्था को लागू किया गया था। यह सब आपको पता है, हमने पढ़ा भी है बलवंत राय मेहता समिति में। क्लियर यहां तक? अब पहली ग्राम पंचायत बनी बगदरी गांव, राजस्थान का पहला जिला परिषद बनी नागौर। ये तो सब आपने पढ़ रखा है उससे पहले। राजस्थान सरकारों ने, विभिन्न राजस्थान सरकारों ने पंचायत राज व्यवस्था को लेकर क्या महत्वपूर्ण कदम उठाए, उनके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ने जा रहे हैं। तो ध्यान से समझिए उसको। राजस्थान सरकार ने या राजस्थान की विभिन्न सरकारों ने पंचायत राज व्यवस्था को लेकर अनेकों समितियां गठित की। तो राजस्थान सरकार की पंचायत राज व्यवस्था को लेकर जो समितियां हैं, राजस्थान सरकार की, समितियों का बारे में हम जो पढ़ने जा रहे हैं। पहले जितनी भी समितियां हमने पढ़ी, वो भारत के सरकार द्वारा जो समितियां गठित की गई थी पंचायत राज व्यवस्था को लागू करने के लिए, वो हमने समितियां पढ़ी। पहले जो हमने पढ़ी है, जिसमें बलवंत राय मेहता समिति है, अशोक मेहता समिति पढ़ी हमने, श्रीजीवी के राव समिति पढ़ी, फिर उसके बाद में लक्ष्मीलाल सिंघवी समिति पढ़ी हमने, फिर पी थुम्बुन समिति पढ़ी हमने, फिर गाडगिल समिति पढ़ी हमने, और फिर सबसे अंत में समिति पढ़ी थी हमने, वो पढ़ी थी वो पी नाथुराम मिर्धा समिति। क्लियर है यहां तक? तो राजस्थान की सरकारों ने विभिन्न समितियां गठित की गई थी पंचायत राज व्यवस्था को लागू करने के लिए। उनमें सबसे पहली समिति का नाम आता है, नंबर 1, वो है हरिश्चंद्र माथुर समिति। हरिश्चंद्र माथुर समिति। इस समिति का गठन किया गया 1963 में। यह समिति गठित हुई और 1963 में समिति के समय राजस्थान के मुख्यमंत्री थे, वो थे मोहनलाल सुखाड़िया। मोहनलाल सुखाड़िया राजस्थान के मुख्यमंत्री थे। तो हरिश्चंद्र माथुर समिति की सिफारिश पर मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया जो है, वो राजस्थान में प्रथम प्रशासनिक सुधार लेकर आए। प्रशासनिक सुधार, सुधार आयोग का गठन किया गया। तो अगर आपसे पूछा जाए कि किस समिति की सिफारिश पर प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन किया गया, तो वो है हरिश्चंद्र माथुर समिति, जिसका गठन किया गया है 1963 में। मुख्यमंत्री थे मोहनलाल सुखाड़िया। दूसरी समिति है, वो है नंबर 2, दूसरी समिति है वो है सादिक अली समिति। सादिक अली समिति। सादिक अली समिति जिसका गठन किया गया 1964 में, और उस समय मुख्यमंत्री थे
मोहनलाल सुखाड़िया। मोहनलाल सुखाड़िया। इस समिति का प्रमुख सुझाव यह था कि प्रधान और जिला प्रमुखों के निर्वाचन में ग्राम पंचायत के सदस्य भाग लें। मतलब ग्राम पंचायत के सदस्य प्रधान और जिला प्रमुखों के निर्वाचन में क्या लें? भाग लें। ये किस समिति का सुझाव था? वो था सादिक अली समिति का सुझाव, जिसका गठन किया गया था 1964 में, और उस समय मुख्यमंत्री थे राजस्थान के, वो थे मोहनलाल सुखाड़िया। क्लियर यहां तक? अब आप बढ़ते हैं तीसरी समिति की तरफ। तो तीसरी समिति गठित की राजस्थान सरकार ने, वो थी नंबर 3 गिरधारी लाल व्यास समिति। गिरधारी लाल व्यास समिति। तो गिरधारी लाल व्यास समिति का गठन किया गया। इसका गठन हुआ 1973 में, और उस समय मुख्यमंत्री थे राजस्थान के, मुख्यमंत्री थे बरकतुल्ला खां। बरकतुल्ला खां के नेतृत्व में गिरधारी लाल व्यास समिति का गठन किया है 1973 में, और इस समिति ने सबसे महत्वपूर्ण सुझाव यह दिया कि ग्राम पंचायतों में प्रशासनिक अधिकारी के रूप में, ग्राम पंचायतों में प्रशासनिक अधिकारी के रूप में ग्राम सेवकों की नियुक्ति की जाए। ग्राम सेवकों की नियुक्ति की जाए। यह सुझाव था गिरधारी लाल व्यास समिति का, और ग्राम सेवकों का नाम बदलकर रखा गया ग्राम सचिव, और ग्राम सचिवों का नाम बदलकर रखा गया फिर उसके बाद में ग्राम विकास अधिकारी, जो वर्तमान में इसका नाम है ग्राम विकास अधिकारी, जिसको इंग्लिश में बीडीओ बोला जाता है, विलेज डेवलप ऑफिसर। तो पहली समिति जिसने यह सिफारिश की कि प्रशासनिक अधिकारी के रूप में ग्राम सेवकों की नियुक्ति की जाए, वो थी गिरधारी लाल व्यास समिति, जिसका गठन हुआ है 1973 में। मुख्यमंत्री थे बरकतुल्ला खां। यहां तक समझ में आया? अब जो हम नेक्स्ट समिति पढ़ रहे हैं वो है हरलाल खर्रा समिति। चौथी समिति है हरलाल खर्रा समिति। हरलाल खर्रा समिति का गठन किया गया था 1990 में। इस समिति का गठन हुआ, और इस समिति के समय राजस्थान के मुख्यमंत्री थे हरिदेव जोशी। हरदेव जोशी राजस्थान के क्या थे? मुख्यमंत्री थे। तो हरदेव जोशी द्वारा हरलाल खर्रा समिति का गठन किया गया, और हरलाल खर्रा को राजस्थान का सरदार पटेल भी कहा जाता है। राजस्थान का सरदार पटेल कहा जाता है किसको? हरलाल खर्रा को, जिसके नेतृत्व में 1990 में हरदेव जोशी द्वारा एक समिति गठित की गई। और हरलाल खर्रा समिति के सुझाव था कि जिला परिषदें
ग्राम पंचायतों की अनुदान राशि में, ग्राम पंचायतों की अनुदान राशि में वृद्धि करें। जो भी जिला परिषदें पैसा दे रही है ग्राम पंचायतों के लिए, उस पैसे में वृद्धि की जाए, यह सुझाव था हरलाल खर्रा समिति का, जिसका गठन किया गया था 1990 में। मुख्यमंत्री थे उस समय हरदेव जोशी। इसके बाद में जिस नेक्स्ट समिति का गठन किया गया है, पांचवी समिति, वो पांचवी समिति है शिवचरण माथुर समिति। पांचवी समिति है शिवचरण माथुर समिति। माथुर समिति। और शिवचरण माथुर समिति का गठन हुआ है 2000 में। इस समिति का गठन किया गया है 2000 में, और उस समय राजस्थान के मुख्यमंत्री थे अशोक गहलोत। अशोक गहलोत राजस्थान के मुख्यमंत्री थे। शिवचरण माथुर समिति की सिफारिश पर अशोक गहलोत सरकार जो है वो राजस्थान में, इस समिति की सिफारिश पर राजस्थान सरकार ने दूसरा प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन किया। तो पहला प्रशासनिक सुधार आयोग गठित किया गया था हरिश्चंद्र माथुर समिति की सिफारिश पर, और दूसरा प्रशासनिक सुधार आयोग गठित किया गया है शिवचरण माथुर समिति की सिफारिश पर 2000 में। मुख्यमंत्री थे अशोक गहलोत। इसके बाद में जो नेक्स्ट समिति गठित हुई है वो है, राजस्थान सरकार ने जो नेक्स्ट समिति गठित की है, छठवीं समिति, वो है बीएस व्यास समिति। बीएस व्यास समिति। और इस बीएस व्यास समिति का गठन किया गया है, गठन हुआ है 2010 में, और इस समय राजस्थान के मुख्यमंत्री थे अशोक गहलोत। अशोक गहलोत मुख्यमंत्री के नेतृत्व में बीएस व्यास समिति का गठन किया गया 2010 में। इस समिति की सिफारिश पर पंचायत राज व्यवस्था के लिए, या पंचायत 11वीं अनुसूची में 5 विषय शामिल किए गए। 5 विषय शामिल किए गए। किस समिति की सिफारिश पर? बीएस व्यास समिति की सिफारिश पर, जिसका गठन हुआ है 2010 में। और इस समिति की सिफारिश पर 5 विषय शामिल किए गए हैं। किसमें? वो किए गए हैं पंचायत राज व्यवस्था में 11वीं अनुसूची में। 11वीं अनुसूची में 29 विषय थे। 29 विषयों में से 5 विषयों को बाहर निकाल दिया गया 93वें संविधान संशोधन के तहत 2003 में। 5 विषय बाहर कर दिए गए, तो विषय रह गए 29 विषयों की जगह पर 11वीं अनुसूची में विषय की संख्या रह गई केवल 24। 29 विषय वापस किए गए हैं 2010 में। किस समिति की सिफारिश पर? तो बीएस व्यास समिति की सिफारिश पर, जिसका गठन 2010 में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा किया गया। अब 5 विषय कौन कौन से शामिल किए गए हैं? तो इसमें पहला विषय है जिसे शामिल किया गया है वो है महिला एवं बाल विकास। दूसरा सामाजिक न्याय एवं अधिकार। पहला विषय जिसे शामिल किया गया है वो है महिला एवं बाल विकास। दूसरा विषय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता। तीसरा चिकित्सा एवं स्वास्थ्य।
स्वास्थ्य, चौथा कृषि और पांचवा प्रारंभिक शिक्षा। प्रारंभिक शिक्षा। तो ये 5 विषय शामिल किए गए हैं बीएस व्यास समिति की सिफारिश पर, जिसका गठन 2010 में किया गया। 11वीं अनुसूची में 5 विषय शामिल किए गए हैं। पहला विषय है महिला एवं बाल विकास, दूसरा विषय है सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता, तीसरा विषय है चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, और चौथा विषय है कृषि, और पांचवा विषय है प्रारंभिक शिक्षा। ध्यान रखना, प्रारंभिक शिक्षा को जैसे ही शामिल किया गया है 11वीं अनुसूची में, इसके लिए प्रारंभिक शिक्षा जब विषय शामिल हो गया तो इसमें प्रारंभिक शिक्षा दोनों स्तरों में चलती है। ग्रामीण प्रारंभिक शिक्षा भी होती है और शहरों में भी प्रारंभिक शिक्षा होती है। तो ग्रामीण क्षेत्रों में प्रारंभिक शिक्षा के लिए एक पंचायत राज व्यवस्था के नियंत्रण में या सरपंच के नियंत्रण में प्रशासनिक अधिकारी प्रत्येक ग्राम पंचायत के या प्रारंभिक स्कूल में होता है, जिसको कहा जाता है पीईओ, प्राइमरी एलिमेंट्री एजुकेशन ऑफिसर। ठीक है। और शहरी क्षेत्रों में उसको नाम दिया गया है यूसीईईओ, अर्बन क्लस्टर एलिमेंट्री एजुकेशन ऑफिसर। तो प्रारंभिक शिक्षा के लिए जब प्रारंभिक शिक्षा विषय शामिल कर दिया गया 11वीं अनुसूची में, तो प्रारंभिक शिक्षा के लिए दो प्रशासनिक अधिकारी नियुक्त किए हैं जो सरपंच के नियंत्रण में काम करते हैं प्रारंभिक स्कूलों में। एक तो होता है पीईओ और एक तो होता है शहरी क्षेत्रों में यूसीईईओ। क्लियर है सबके दिमाग में? और ये प्रारंभिक शिक्षा का विषय किस समिति की सिफारिश पर शामिल किया गया है? तो बीएस व्यास समिति की सिफारिश पर इसको शामिल किया गया है। अंतिम राजस्थान सरकार द्वारा जो समिति गठित की गई है उसको हम पढ़ते हैं, वो है कटारिया समिति। गुलाबचंद कटारिया के नेतृत्व में कटारिया समिति का गठन किया गया। इसका गठन हुआ है 2014 में और उस समय राजस्थान के मुख्यमंत्री थे वसुंधरा राजे। राजस्थान की मुख्यमंत्री थी वसुंधरा राजे। अब कटारिया समिति की सिफारिश पर पंचायत राज व्यवस्था और नगरीय निकाय व्यवस्था में के सभी स्तरों में, नगरीय निकाय व्यवस्था के सभी स्तरों में पंचायत राज व्यवस्था और नगरीय निकाय व्यवस्था के सभी स्तरों में शैक्षणिक योग्यताओं को शामिल किया गया। तो 2014 में शैक्षणिक योग्यताएं शामिल किस समिति की सिफारिश पर की गई थी? वो कटारिया समिति की सिफारिश पर राजस्थान सरकार ने 2014 में शैक्षणिक योग्यताओं को शामिल किया गया, जिसमें अगर कोई वार्ड पंच का चुनाव लड़ना चाहता है तो उसके लिए शैक्षणिक योग्यता थी कम से कम 5वीं पास। अगर वो प्रधान या जिला प्रमुख का चुनाव लड़ना चाहता है तो उसके लिए अलग अलग शैक्षणिक योग्यताओं का निर्धारण किया गया था। हालांकि 2019 में राजस्थान सरकार ने इन सारी शैक्षणिक योग्यताओं को समाप्त कर दिया। शैक्षणिक योग्यताओं को क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। 2014 में राजस्थान सरकार ने सारी शैक्षणिक योग्यताएं समाप्त कर दी। योग्यताएं समाप्त कर दी। अशोक गहलोत सरकार द्वारा यह शैक्षणिक योग्यताएं समाप्त कर दी गई 2019 में। क्लियर है यहां तक? तो यह समिति गठित हुई है राजस्थान में
पंचायत राज व्यवस्था को प्रभावी बनाने के लिए या और बेहतरीन ढंग से पंचायत राज व्यवस्था को लागू करने के लिए। अब इन समितियों के अलावा राजस्थान में पंचायत राज व्यवस्था या 73वें संविधान संशोधन का राजस्थान में क्या प्रभाव हुआ है? राजस्थान में प्रभाव के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो 73वें संविधान संशोधन को राजस्थान में, इस संविधान संशोधन को राजस्थान में 23 अप्रैल 1994 को लागू किया गया। 73वां संविधान संशोधन भारत में लागू हुआ है 24 अप्रैल 1993 को, परंतु 73वां संविधान संशोधन राजस्थान में लागू किया गया है 23 अप्रैल 1994 को। और इसी कारण से इस अधिनियम को राजस्थान में, या इस संविधान संशोधन को राजस्थान में पंचायत राज अधिनियम 1994 कहा जाता है। देखिए, एक ही संविधान संशोधन है जिसे भारत में कुछ और नाम से जाना जाता है, राजस्थान में से कुछ और नाम से जाना जाता है। भारत में 73वें संविधान संशोधन को पंचायत राज अधिनियम 1992 के नाम से जाना जाता है, बिल्कुल सत्य है। दूसरा सत्य यह भी है कि 73वें संविधान संशोधन को राजस्थान में पंचायत राज अधिनियम 1994 कहा जाता है, क्योंकि ये अधिनियम राजस्थान, या ये संशोधन राजस्थान में 23 अप्रैल 1994 को राजस्थान में लागू हुआ। जब यह राजस्थान में लागू हुआ उस समय राजस्थान के मुख्यमंत्री थे भैरव सिंह शेखावत। भैरव सिंह शेखावत मुख्यमंत्री थे, और उस समय राजस्थान के राज्यपाल थे, कई बार राज्यपाल से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, राजस्थान के राज्यपाल थे बलीराम भगत। बलीराम भगत राजस्थान के राज्यपाल थे और राजस्थान के मुख्यमंत्री थे उस समय भैरव सिंह शेखावत। तो दो प्रश्न पूछे जाते हैं, राजस्थान में पंचायत राज व्यवस्था को किस मुख्यमंत्री के कार्यकाल में लागू किया गया? तो उसका आंसर होता है मोहनलाल सुखाड़िया। 2 अक्टूबर 1959 को जब राजस्थान में पंचायत राज व्यवस्था को पहली बार लागू किया गया, उस समय राजस्थान के मुख्यमंत्री थे मोहनलाल सुखाड़िया। दूसरा प्रश्न अगर आपसे पूछा जाए कि राजस्थान में पंचायत राज व्यवस्था को कानूनी रूप से किस मुख्यमंत्री के कार्यकाल में लागू किया गया, कानूनी रूप से लागू किया गया, तो या फिर 73वें संविधान संशोधन को राजस्थान में जब लागू किया गया, तो या पंचायत राज अधिनियम एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न आता है, इसको मैं एक बोर्ड पे लिख के बता देता हूं आपको। क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे कि पंचायत राज अधिनियम किस मुख्यमंत्री के कार्यकाल में पंचायत राज अधिनियम को किस मुख्यमंत्री के कार्यकाल में राजस्थान में लागू किया गया? एक प्रश्न तो यह पूछा जाता है, बड़ी बारीकी से समझना इसको, पंचायत राज अधिनियम को किस मुख्यमंत्री के कार्यकाल में राजस्थान में लागू किया गया? दूसरा प्रश्न, पंचायत राज व्यवस्था को
किस मुख्यमंत्री के कार्यकाल में राजस्थान में लागू किया गया? अब दो प्रश्न है, भाषा लगभग समान है। यहां पर दे रखा है अधिनियम और यहां पर दे रखा है व्यवस्था। केवल अधिनियम और व्यवस्था का अंतर है, बाकी बिल्कुल सब सशब्द समान है। अब ऐसी सिचुएशन में आपको क्या करना है? ऐसी सिचुएशन में आपको देखना है कि पंचायत राज अधिनियम, अधिनियम कब कहा जाता है? जब किसी व्यवस्था को कानूनी रूप से मान्यता दे दी जाए तब कहा जाता है अधिनियम। तो कानूनी रूप से लागू किस मुख्यमंत्री कार्यकाल में हुआ? तो इसका आंसर हो जाता है भैरव सिंह शेखावत। भैरव सिंह शेखावत। कब लागू किया गया? तो 23 अप्रैल 1994। क्लियर है यहां तक? और पंचायत राज व्यवस्था को किस मुख्यमंत्री के कार्यकाल में राजस्थान में लागू किया गया? तो उसका सही आंसर होगा मोहनलाल सुखाड़िया। मोहनलाल सुखाड़िया। व्यवस्था पूछे तो मोहनलाल सुखाड़िया और अधिनियम पूछे तो भैरव सिंह शेखावत। मोहनलाल सुखाड़िया 2 अक्टूबर 1959। बस अगर आपने संविधान में शब्दों की मर्यादा समझ ली, शब्दों पर ध्यान दे दिया, प्रश्न क्या पूछ रहा है इस पर अगर आपने ध्यान दे दिया, तो आपके सारे प्रश्न, सारे कंफ्यूजन, सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। आप बहुत बेहतरीन प्रदर्शन कर सकते हो संविधान के पेपर में या संविधान के क्वेश्चनों के ऊपर आप बहुत अच्छा प्रदर्शन कर सकते हो। बशर्ते शर्त यह है कि आपको इसके बारे में, इस शब्दों के बारे में, शब्दों की मर्यादा, शब्दों के अर्थ, शब्दों की परिभाषा आपको पता होना चाहिए। अधिनियम पूछे तो अधिनियम कब कहा जाता है? जब किसी चीज को कानूनी रूप से लागू कर दिया जाता है तो वो कहलाता है अधिनियम। और व्यवस्था तो प्रचलित होती है। क्लियर है यहां तक? तो राजस्थान में पंचायत राज व्यवस्था को कानूनी रूप से लागू किया गया 23 अप्रैल 1994 को। इसलिए राजस्थान में पंचायत राज 73 में संविधान संशोधन को पंचायत राज अधिनियम 1994 कहा जाता है। क्लियर यहां तक? अब हुआ यूं था कि 2 अक्टूबर 2009 को तत्कालीन मुख्यमंत्री थे, तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा नागौर में पंचायत राज व्यवस्था के 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में स्वर्ण जयंती समारोह का आयोजन किया गया। पंचायत राज व्यवस्था के 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में स्वर्ण जयंती समारोह का आयोजन किया गया। कहां पे? नागौर में। और उस समय मुख्यमंत्री थे राजस्थान के अशोक गहलोत। इस समारोह के अवसर पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा प्रत्येक ग्राम पंचायत में ग्राम न्यायालय की स्थापना की घोषणा की गई कि राजस्थान सरकार प्रत्येक ग्राम पंचायत में ग्राम न्यायालय की स्थापना करेगी। और घोषणा के बाद में 27 नवंबर 2010 को जयपुर जिले की बस्सी ग्राम पंचायत में राजस्थान का पहला ग्राम न्यायालय स्थापित किया गया। राजस्थान का पहला ग्राम न्यायालय कहां पे स्थापित हुआ? तो जयपुर जिले की बस्सी ग्राम पंचायत में। कब स्थापित हुआ? 27 नवंबर 2010 को। ग्राम न्यायालय की स्थापना करने वाला देश का पहला राज्य बना राजस्थान। ग्राम न्यायालय की स्थापना करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना?
राजस्थान। और पहली ग्राम पंचायत जहां पर ग्राम न्यायालय की स्थापना की गई वो थी जयपुर की बस्सी ग्राम पंचायत। सर्वाधिक ग्राम न्यायालयों वाला जिला वो है जयपुर, और सबसे कम ग्राम न्यायालयों वाला जिला है वो है करौली। सबसे कम ग्राम न्यायालय है करौली जिले में, और सबसे ज्यादा ग्राम न्यायालय स्थापित किए गए हैं जयपुर जिले की ग्राम पंचायतों में। क्लियर है यहां तक सबके दिमाग में? अब ये ग्राम न्यायालय ग्रामीण क्षेत्रों में आपसी विवाद के निपटारा करने के लिए प्रत्येक ग्राम पंचायत में ग्राम न्यायालय स्थापित किए जाते हैं, जो न्यायिक व्यवस्था में सबसे छोटी इकाई मानी जाती है। राजस्थान की न्याय प्रणाली की सबसे छोटी इकाई या सबसे छोटा स्तर जो है वो है ग्राम न्यायालय, जिसकी स्थापना पहली बार हुई है कब? 27 नवंबर 2010 को। तो ये तो है ग्रामीण क्षेत्रों में आपसी विवाद के निपटारे के लिए ग्राम न्यायालय स्थापित किए जाते हैं। और एक चीज और ध्यान रखना कि शहरी क्षेत्रों में 5 लाख रुपए तक के विवादों से निपटने के लिए या विवादों के निपटारे के लिए लोक अदालतें स्थापित की जाती हैं। तो शहरी क्षेत्रों में लोक अदालतें और ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम न्यायालय। लोक अदालतों की स्थापना करने वाला देश का पहला राज्य, लोक अदालतों की स्थापना करने वाला देश का पहला राज्य वो है गुजरात। गुजरात में लक्ष्मी मल्ल सिंघवी समिति के बाद में 1986 में ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी क्षेत्रों में आपसी विवाद को निपटारा करने के लिए लोक अदालतें स्थापित की गई। तो देश का पहला राज्य जहां पर लोक अदालतें स्थापित की गई वो था गुजरात, और ग्राम न्यायालयों की स्थापना करने वाला देश का पहला राज्य राजस्थान। अब राजस्थान में लोक अदालतों की शुरुआत राजस्थान में अस्थायी रूप से 1987 में लोक अदालतें स्थापित की गई। लोक अदालतें कोटा जिले में स्थापित की गई। कहां पे स्थापित की गई? कोटा जिले में। 2000 में राजस्थान के उदयपुर जिले में स्थायी रूप से लोक अदालतें स्थापित की गई। और राजस्थान का वह जिला जहां पे सर्वाधिक लोक अदालतें हैं वो है उदयपुर जिला। उदयपुर जिले में सबसे ज्यादा लोक अदालतें हैं राजस्थान में, और ग्राम न्यायालय सर्वाधिक है जयपुर में। तो दो अलग अलग कंसेप्ट है। एक और जो आजकल पेपरों में बड़ा चर्चित रहता है, उस प्रश्न के बारे में भी थोड़ा सा आप देख लें, समझ लें उसको भी, कि अगर आपसे पूछा जाए कि राज्य स्तरीय समस्त विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति, तो राज्य स्तरीय समस्त विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति होता है राज्यपाल। राज्यपाल। और ध्यान रखना विशेष तौर से राज्य स्तरीय समस्त विधि विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति जो होता है वो होता है उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। उच्च न्यायालय का
मुख्य न्यायाधीश। तो राज्य स्तरीय विधि विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति तो होता है उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, और राज्य स्तरीय समस्त विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति होता है विधि विश्वविद्यालय को छोड़कर वो होता है राज्यपाल। दो अलग अलग कंसेप्ट, विशेष तौर से समझ लेना, ध्यान से समझ लेना इसको, कि बार बार अगर एक बार में समझ नहीं आए तो इसको बार बार देखें, समझ में आए तभी आगे बढ़े। ये आपके पास आपके हाथ में है, आप इसको रिवाइंड कर सकते हो, वापस देख सकते हो। राज्य स्तरीय समस्त विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति होता है राज्यपाल, लेकिन राज्य स्तरीय समस्त विधि विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति होता है वो होता है उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। सेम कंडीशन ऊपर में है। केंद्र स्तरीय समस्त विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति सेंट्रल जितनी भी यूनिवर्सिटियां होती हैं उन सभी सेंट्रल यूनिवर्सिटियों का कुलाधिपति होता है, जो भी स्टेट में होती है। राज्य में एक तो राज्य स्तरीय यूनिवर्सिटी होती है, एक तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी होती है। जितने भी सेंट्रल यूनिवर्सिटियां हैं उनका सबका कुलाधिपति होता है राष्ट्रपति। कुलाधिपति होता है राष्ट्रपति। और जितने भी केंद्र स्तरीय विधि विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति ये होता है सीजीआई, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश केंद्र स्तरीय सभी विधि विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति होता है। यह चीज आपको थोड़ा सा समझना है। ये चार कंसेप्ट हैं, चारों को मैंने एक साथ लिख दिया है ताकि आपको समझ में आ सके। आगे बढ़ते हैं हम 73वें संविधान संशोधन के तहत संविधान संशोधन के तहत राजस्थान में त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था को लागू किया गया। 73वें संविधान संशोधन के तहत राजस्थान में पंचायत राज व्यवस्था के 3 स्तरों को लागू किया गया, त्रिस्तरीय व्यवस्था को लागू किया गया। परंतु वर्तमान में राजस्थान में पंचायत राज व्यवस्था के कुल 5 स्तर हैं। वर्तमान में राजस्थान में पंचायत राज व्यवस्था के कुल 5 स्तर हैं। कुल कितने स्तर हैं? 5 स्तर हैं। अब 5 स्तर कौन कौन से हैं? 5 स्तरों में पहला स्तर है जिसको हम पढ़ने जा रहे हैं, नंबर 1, वो है वार्ड सभा। पहला स्तर वार्ड सभा। अब वार्ड सभा होती क्या है, इसमें सदस्य कौन होते हैं, इसका अध्यक्षता कौन करता है, इसकी बैठकें कब होती है, सबको विस्तार से समझेंगे। पहले सबसे बड़ा कंसेप्ट यह है समझने वाला कि क्या पंचायत राज अधिनियम 1992 या उसे ही हम 1994 भी कह सकते हैं, उस 1992 या 1994 में वार्ड सभा का कोई उल्लेख किया गया या नहीं किया गया? तो ध्यान से समझना कि पंचायत राज अधिनियम 1994 में, या हम कहें कि 73वें संविधान संशोधन के तहत वार्ड सभा का कोई उल्लेख नहीं किया गया। तो इसे जोड़ा क्यों भाई? जनवरी 2000 में 7 जनवरी 2000 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा यह घोषणा की गई कि हम प्रत्येक ग्राम पंचायत में वार्ड सभा की स्थापना करेंगे।
प्रत्येक ग्राम पंचायत में बाढ़ सभा की स्थापना की घोषणा की गई। किसके द्वारा? तत्कालीन मुख्यमंत्री थे अशोक गहलोत द्वारा। इनकी घोषणा के बाद में राजस्थान की समस्त ग्राम पंचायतों में बाढ़ सभा की स्थापना की गई। बाढ़ सभा की स्थापना करने वाला देश का पहला राज्य राजस्थान, और राजस्थान में पंचायत राज व्यवस्था की सबसे छोटी इकाई या सबसे छोटा स्तर माना जाता है बाढ़ सभा। क्लियर है यहां तक सबके दिमाग में? तो पंचायत राज अधिनियम 1994 में बाढ़ सभा का कोई उल्लेख नहीं किया गया। कोई उल्लेख नहीं किया गया। 7 जनवरी 2000 को तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा प्रत्येक ग्राम पंचायत में बाढ़ सभा की स्थापना की घोषणा की गई। बाढ़ सभा की स्थापना की घोषणा की। बाढ़ सभा की स्थापना की क्या की? घोषणा की। राजस्थान की जयपुर जिले की बस्सी ग्राम पंचायत में पहली बाढ़ सभा की स्थापना की गई। पहला जिला जहां पर बाढ़ सभा की स्थापना की गई जयपुर। पहली ग्राम पंचायत जहां पर बाढ़ सभा की स्थापना की गई बस्सी ग्राम पंचायत। राजस्थान देश का पहला राज्य था जहां बाढ़ सभा की स्थापना की गई। राजस्थान देश का पहला राज्य है जहां बाढ़ सभा की स्थापना की गई। बाढ़ सभा की स्थापना की गई और पंचायत राज व्यवस्था की सबसे छोटी इकाई या सबसे छोटा स्तर बाढ़ सभा को माना जाता है। किसको माना जाता है? बाढ़ सभा को माना जाता है। तो विस्तार से आपने समझा कि पंचायत राज अधिनियम 1994 में बाढ़ सभा का कोई उल्लेख नहीं किया गया है। 7 जनवरी 2000 को तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा बाढ़ सभा की स्थापना की घोषणा की गई थी। राजस्थान की जयपुर जिले की बस्सी ग्राम पंचायत में पहली बाढ़ सभा की स्थापना की गई थी। इसके बाद में हमने पढ़ा कि राजस्थान देश का पहला राज्य था जहां बाढ़ सभा की स्थापना की गई। पंचायत राज व्यवस्था की राजस्थान में सबसे छोटी इकाई या सबसे छोटा स्तर किसको माना जाता है वर्तमान में? वो माना जाता है बाढ़ सभा। अब आते हैं कि भाई बाढ़ सभा में सदस्य कौन कौन होते हैं। बाढ़ सभा के सदस्य कौन होते हैं? तो बाढ़ सभा के सदस्य होते हैं
बाढ़ के समस्त वयस्क मतदाता, वार्ड के समस्त वयस्क मतदाता वार्ड सभा के क्या होते हैं? वार्ड सभा के सदस्य होते हैं, वार्ड के समस्त वयस्क मतदाता। अब वार्ड सभा की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? तो वार्ड सभा की बैठकों की अध्यक्षता करता है वार्ड पंच। अध्यक्षता की जाती है वार्ड पंच द्वारा। अगर वार्ड पंच अनुपस्थित है तो वार्ड पंच अगर अनुपस्थित है तो वार्ड के मतदाताओं द्वारा, वार्ड के मतदाताओं द्वारा नामित सदस्य, वार्ड के मतदाता जिसको नॉमिनेट कर देंगे कि यह वार्ड सभा की अध्यक्षता करेगा, वही व्यक्ति, वही नॉमिनेट व्यक्ति वार्ड सभा की बैठकों की क्या करेगा? अध्यक्षता करेगा। क्लियर यहां तक सबके दिमाग में? अब बैठकें कब होती है? तो वार्ड सभा की बैठक होती है प्रत्येक वर्ष में 2 बार, प्रत्येक वर्ष में 2 बार, 6 माह के अंतराल, 6 माह के अंतराल से। एक तो बैठक होती है सामान्य तौर पर 26 जनवरी को और दूसरी बैठक होती है 15 अगस्त को। तो एक वर्ष में 2 बार बैठकें होती है वार्ड सभा की, 26 जनवरी को और 15 अगस्त को। अब बैठकों की गणपूर्ति या कोरम क्या होता है? गणपूर्ति या कोरम मतलब वार्ड सभा की बैठक में कितने सदस्यों का भाग लेना अनिवार्य होता है, यह कहलाता है गणपूर्ति या कोरम। तो वार्ड सभा की बैठकों की गणपूर्ति या कोरम होता है 1/10 मतदाता, 1/10 मतदाता या कम से कम 25 मतदाता तो भाग लेने अनिवार्य रूप से उपस्थित होने चाहिए। 1/10 मतदाता या कम से कम 25 मतदाता। अब इस वार्ड सभा का कार्य क्या होता है? तो वार्ड सभा का कार्य होता है वार्ड के सर्वांगीण विकास के लिए कल्याणकारी योजना का निर्माण करना, और उसे लागू करने में ग्राम पंचायत की मदद करना। इसका मतलब यह हुआ कि वार्ड सभा किसी भी कल्याणकारी योजना को लागू नहीं कर सकती, केवल कल्याणकारी योजना बनाने का उद्देश्य होता है, बनाने का कार्य होता है किसका? वार्ड सभा का। अब एक दिमाग पे प्रश्न आता है कि सर ये वार्ड सभा जो है वो कल्याणकारी योजनाओं को लागू क्यों नहीं करती, इनको केवल इनका निर्माण क्यों कर रही है, इनको योजना को लागू क्यों नहीं करती? तो इसका एक सिंपल सा ध्यान में रखना है आपको कि किसी भी वार्ड सभा के पास में कोई विस्तारपूर्ण पैसा होता ही नहीं। पैसा होता है एक ग्राम पंचायत के पास। तो ग्राम पंचायत उस योजना को लागू करेगी। अब इस योजना को ग्राम पंचायत तक पहुंचाएगा कौन? तो वार्ड पंच जो है, जो इस बैठक की अध्यक्षता कर रहा है, वो वार्ड सभा के सदस्यों की मांग को पहुंचाएगा किसके पास? ग्राम पंचायत के पास। अगर ग्राम पंचायत से कहेगा भाई हमारे वार्ड की ये मांग है कि हमें
हमारे वार्ड में, गलियों में हमें लाइटें चाहिए, लाइटिंग की व्यवस्था होनी चाहिए, स्ट्रीट लाइटें होनी चाहिए, गलियों में लाइटें होनी चाहिए शहरों की तरह। एक वार्ड सभा की मांग हुई और उस वार्ड सभा की मांग को वार्ड पंच ने पहुंचा दिया ग्राम पंचायत की बैठक में। अब ग्राम पंचायत की बैठक में उस मांग के ऊपर डिस्कशन होगा, विचार किया जाएगा। अगर वो मांग सही है, जायज है, पैसा भी है ग्राम पंचायत के पास, तो वो उस मांग को पूर्ति करते हुए स्ट्रीट लाइट या गलियों में लाइटिंग की व्यवस्था वो ग्राम पंचायत करेगी। किसकी कार्य कहने पर? वार्ड सभा के कहने पर। क्लियर है यहां तक सबके दिमाग में? तो वार्ड सभा का कार्य होता है कि वार्ड के सर्वांगीण विकास के लिए कल्याणकारी योजना का निर्माण करना और उसे लागू करने में ग्राम पंचायत, जब ग्राम पंचायत उस गलियों में लाइटें लगाएगी तो कोई भी व्यक्ति ये नहीं कह सकता भाई कि आप ये लाइटें मत लगाओ, यानी इस लाइटिंग की व्यवस्था को आप मत करो। क्यों? क्योंकि वार्ड सभा का प्रपोजल था, उस प्रपोजल को ग्राम पंचायत ने क्या किया है? पूरा किया है। क्लियर है यहां तक सबके दिमाग में? तो पहला स्तर हमने पढ़ा वो है वार्ड सभा, जो ग्राम पंचायत या पंचायत राज व्यवस्था का सबसे छोटा स्तर होता है, वार्ड सभा, जिसका उल्लेख पंचायत राज अधिनियम 1994 के तहत नहीं किया गया है। अब हम दूसरा स्तर पढ़ रहे हैं और दूसरा स्तर है ग्राम सभा। पहला वार्ड सभा और दूसरा स्तर है ग्राम सभा। अब सेम प्रश्न यहां पे दोहराया जाएगा कि क्या पंचायत राज अधिनियम 1994 में या 73वें संविधान संशोधन में ग्राम सभा का उल्लेख किया गया था, या हां या ना? और अगर आपसे पूछा जाए कि पहली किस समिति ने यह कहा कि ग्राम सभा की स्थापना की जानी चाहिए, तो उसका नाम था श्री जीवी के राव समिति, जिसने कहा कि ग्राम सभा का गठन किया जाना चाहिए। ठीक है, तो ध्यान रखना, पंचायत राज अधिनियम 1994 के अनुच्छेद 243 क या ए में वार्ड सभा का उल्लेख किया गया है। तो इसका उल्लेख है, लेकिन सॉरी, ग्राम सभा का उल्लेख किया गया है, वार्ड सभा का उल्लेख नहीं किया गया है। तो यहां पर पंचायत राज अधिनियम पंचायत राज अधिनियम 1994 के अनुच्छेद 243 का या ए में वार्ड सभा की स्थापना या वार्ड सभा का उल्लेख किया गया है। वार्ड सभा का उल्लेख और ध्यान रखना, राजस्थान की कई परीक्षाओं में इसका अनुच्छेद पूछ लिया गया है कि ग्राम सभा का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है। तो अनुच्छेद अगर आपसे पूछा जाए तो अनुच्छेद 243 का या ए में ग्राम सभा का उल्लेख किया गया है। क्लियर यहां तक? अब जब पंचायत राज व्यवस्था 73वें संविधान संशोधन जब राजस्थान में लागू हुआ, उस समय तो ग्राम सभा का गठन नहीं किया गया था। तो ग्राम सभा का गठन कब किया गया राजस्थान में? तो 1999 में राजस्थान के तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा प्रत्येक ग्राम पंचायत में ग्राम सभा की स्थापना की घोषणा की गई। स्थापना की घोषणा की गई और जयपुर जिले की मोहना ग्राम पंचायत में मोहना ग्राम पंचायत, अगर पंचायत समिति पूछे तो पंचायत समिति आता है, पंचायत समिति। मोहना ग्राम पंचायत किस पंचायत समिति के नियंत्रण में आता है? तो पंचायत समिति पूछे तो सांगानेर।
सांगानेर। जयपुर जिले की सांगानेर पंचायत समिति की मुहाना ग्राम पंचायत में ग्राम सभा की पहली बार स्थापना की गई। ग्राम सभा की पहली बार स्थापना की गई। इसमें भी ध्यान रखना, राजस्थान देश का पहला राज्य है जहां ग्राम न्यायालय की ग्राम पंचायत की या ग्राम सभा की, राजस्थान देश का पहला राज्य है जहां ग्राम सभा की स्थापना की गई। ग्राम सभा की स्थापना की गई। राजस्थान देश का पहला राज्य है जहां पर ग्राम सभा की स्थापना की गई। और ध्यान रखना, 2009-10 में 2009-10 को राजस्थान सरकार ने ग्राम सभा वर्ष के रूप में मनाया। ग्राम सभा वर्ष के रूप में मनाया वर्ष 2009-10 को। और एक और कंसेप्ट ध्यान रखना, 24 अप्रैल 2022 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा ग्राम सभा का नाम बदलकर मुख्यमंत्री चिरंजीवी ग्राम सभा रख दिया है। तो पहले ग्राम सभा का नाम था ग्राम सभा, वर्तमान में मुख्यमंत्री चिरंजीवी ग्राम सभा नाम है, ठीक है। और इसका नाम कब बदला गया है? तो 24 अप्रैल 2022 को। अब वही कंसेप्ट वापस से दोहराते हैं कि ग्राम सभा के सदस्य कौन होते हैं, इनकी अध्यक्षता कौन करता है, इसकी बैठकें कब होती हैं, बैठकों की गढ़पूर्ति या कोरम क्या होता है, और ग्राम सभा का कार्य क्या होता है। इन सभी मुद्दों पर चर्चा करने वाले हैं। पहला एक दिमाग में प्रश्न आया कि ग्राम सभा के सदस्य कौन होते हैं। तो ग्राम सभा के सदस्य होते हैं ग्राम पंचायत के समस्त वयस्क मतदाता। ग्राम पंचायत के सदस्य समस्त वयस्क मतदाता ग्राम सभा के क्या होते हैं? सदस्य होते हैं। अध्यक्षता कौन करता है? तो अध्यक्षता करता है सरपंच। अगर सरपंच अनुपस्थित है तो करेगा उपसरपंच। अगर सरपंच और उपसरपंच दोनों अनुपस्थित हैं तो उस दशा में वार्ड पंचों द्वारा नामित सदस्य
इनकी क्या करता है, अध्यक्षता करता है। बैठकें कब होती हैं, तो प्रत्येक वर्ष में 4 बार, प्रत्येक वर्ष में 4 बार बैठकें होती हैं। 4 बार कब कब, तो 26 जनवरी, 8 मार्च, 15 अगस्त और 2 अक्टूबर। 26 जनवरी, 8 मार्च, 15 अगस्त और 2 अक्टूबर, प्रत्येक वर्ष में 4 बार बैठकें होती हैं ग्राम सभा की। गढ़पूर्तिया कोरम, तो 1/10 सदस्य या कम से कम 25 मतदाता, ये कम से कम 25 मतदाता। अब इसका कार्य क्या होता है, तो ग्राम सभा का कार्य होता है ग्राम पंचायत के सर्वांगीण विकास के लिए कल्याणकारी योजना का निर्माण करना, कल्याणकारी योजना का निर्माण करना और उसे लागू करने में ग्राम पंचायत की मदद करना। यह कार्य है किसका, यह कार्य है ग्राम सभा का। किसका कार्य है, ग्राम सभा का। तो ग्राम सभा के सदस्य ग्राम पंचायत के समस्त वयस्क मतदाता, अध्यक्षता कौन करता है, सरपंच, उप सरपंच या वार्ड पंच द्वारा नामित सदस्य। बैठकें प्रत्येक वर्ष में 4 बार, 26 जनवरी, 8 मार्च, 15 अगस्त और 2 अक्टूबर को। गढ़पूर्तिया कोरम 1/10 सदस्य या कम से कम 50 मतदाता, यहाँ पे 50 मतदाता होते हैं, 50 मतदाता, कम से कम 50 मतदाता। कार्य क्या होता है, ग्राम पंचायत के सर्वांगीण विकास के लिए कल्याणकारी योजना का निर्माण करना और उसे लागू करने में ग्राम पंचायत की मदद करना। यह कार्य है किसका, ग्राम सभा का। तीसरा स्तर है ग्राम पंचायत, और उस तीसरे स्तर को हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ रहे, आप पढ़ते रहें।